Hello everyone. Today I will explain about the formation of the band. The formation of the band is very important concept for the material science, and material science is the important subject for the mechanical engineering. Okay, so especially for the mechanical engineering you have to understand how to form the band, because in material science that is the fundamental concept for the formation of the band in the solid, because all solid materials can be explained by only this theory. That theory is called the band theory. Okay, so before the band theory we have to understand about these band. It means in the solid materials how to form this band and how it work. Okay, so you have to clearly conceptually understand about this theory. So step by step I am going to explain this important theory for the material science. Okay, got it my point? So for this concept, here I am taking an example for band theory as silicon atoms, because we are very familiar about this atom. Okay, silicon atom. सो मैं यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम का एग्जांपल लेके और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सेम यहाँ मैं जो सिलिकॉन एटम एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे ही आप इसी कंसेप्ट को सभी मटेरियल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी मटेरियल इसी प्रकार से बिहेव करते हैं और उनमें जो बैंड फॉर्म होता है वो इसी कंसेप्ट पर होता है। ओके, सो बिफोर दैट we have to know about the electronic configuration of this atom. Okay, तो ये जो है सिलिकॉन एटम, वो सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर बता रखा हूँ। ओके, जो कि आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल है। इसका जो एटॉमिक नंबर है इन पीरियोडिक टेबल वो कितना है, 14 नंबर्स हैं। तो 14 नंबर्स के अकॉर्डिंग इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ओके, ये एस पी डी एफ ये सभी क्या है, एटॉमिक मॉडल में सब सेल्स है ये। ओके, और इन सब सेल्स के आगे ये जो मैंने डिनोट किया है 1 2 3, ये क्या है, ऑर्बिट नंबर है। ओके, तो हर ऑर्बिट में किस प्रकार से जो सेल्स हैं वो फिल हो रहे हैं। तो इन सब सेल्स में जैसे एस सब सेल है, तो एस सब सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में ये कंप्लीटली फिल होते हैं। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल में जो फिल होते हैं वो किस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन सभी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ओके, नाउ इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए, ये पूरा जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें वी हैव टू क्लियरली कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड अबाउट द बोर एटॉमिक मॉडल। पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में बोर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिए और उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इन मटेरियल्स में, सॉलिड्स में ये बैंड फॉर्म बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल एक आइसोलेटेड जो एटम होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है कि एक न्यूक्लियस होता है। ओके, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। गॉट इन माय पॉइंट, ये एक आइसोलेटेड एटम का कंस्ट्रक्शन है और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। ओके, और इन ऑर्बिट्स में
जो इलेक्ट्रॉन है जो इन ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में 1s2 और 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस सब सेल में 2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे अपन, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ऐसे ही दूसरा जो सबसेल है, दूसरा जो एटॉमिक ये ऑर्बिट नंबर है, उस ऑर्बिट नंबर में कौन कौन से सबसेल है, एस और पी। एस सबसेल कंप्लीटली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन इस सेकेंड ऑर्बिट में रहेंगे। गॉट इन माय पॉइंट। तो ये जो है ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल। तो इसी को समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के पास की फर्स्ट ऑर्बिट में है, सपोज करो मैं एक ऐसा आइसोलेटेड एटम ले रहा हूँ जिसमें केवल 2 जो है ऑर्बिट हैं। ओके, अब सिंपल है, 2 ऑर्बिट के कंस्ट्रक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो न्यूक्लियस के पास में ये जो फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट है इसको कहेंगे अपन इनर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, क्या कहलाएगा ये, इनर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे अंदर वाला ऑर्बिट। और ये जो ऑर्बिट है ये क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है। गॉट इट माय पॉइंट। तो इनर मोस्ट जो ऑर्बिट है, ये जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है, ये इनर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के बहुत क्लोज रहते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। और ये जो न्यूक्लियस के क्लोज हैं उसकी वजह से ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ओके, एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इस वजह से ये जो इनर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है बहुत क्लोजली बाउंड रहते हैं इस न्यूक्लियस के साथ। गॉट इन माय पॉइंट। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का फर्स्ट जो ऑर्बिट है, इस फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट इस न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से रहता है। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए हमें बाहर से कोई भी एजेंसी के थ्रू ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर हमें इम्पार्ट करना होगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ओके, अब इसके बाहर वाला ऑर्बिट जो है वो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। ओके, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम दैट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंपेयर टू दिस फर्स्ट ऑर्बिट, बिटवीन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ इसमें ये वीकली बॉन्ड होता है, क्योंकि वीकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इसमें ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होगा। ओके, अगर ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंप्लीटली अगर ये फील्ड नहीं है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जैसे कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर या 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है, तो इन इलेक्ट्रॉन को हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू इन इलेक्ट्रॉन को एस्केप कर सकते हैं इस ऑर्बिट से, और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के बाहर फ्रीली मूव कर सकता है। ओके, तो ये एक आइसोलेटेड एटम का कंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही अगर मैं एक एटम के साथ 2 एटम ले लूँ, ओके, ये एक सिंगल आइसोलेटेड एटम का कंस्ट्रक्शन है। अब इसी प्रकार से एक एटम ये है जो कि मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया, और ऐसे ही दूसरा एटम है जिसका कंस्ट्रक्शन भी इस प्रकार से है, इसमें भी 2 ऑर्बिट हैं और इसमें भी 2 ऑर्बिट हैं, और इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे अपन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। 2 एटम की बीच की डिस्टेंस को इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहेंगे। ओके, और इन सभी ऑर्बिट जो ऑर्बिट नंबर हैं इनको मैं एक एनर्जी लेवल से ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया है इस सबसेल के लिए, ठीक है, फिर पी सबसेल के लिए ये एनर्जी लेवल हो गया। ओके, तो इस प्रकार से मैं इनको सभी सबसेल को एनर्जी लेवल डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गुड इन माई पॉइंट। तो ये जो है इस प्रकार से अगर 2 एटम जो कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है दोनों के बीच में स्मॉल r, अगर मैं इनको क्लोज लाता हूँ, दोनों को पास पास लाता हूँ, तो क्या पॉसिबिलिटी है इन दोनों एटम के बीच में इंटरेक्शन की, क्या पॉसिबिलिटी है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि एक ये एटम है
और इसी के पास में ये दूसरा एटम है। ओके, और दोनों बहुत क्लोज है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, न्यूक्लियस है दोनों में। तो देखिए, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, दो अगर सेम चार्ज हो तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्सेज की पॉसिबिलिटी है। ये नेगेटिव चार्ज है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स की पॉसिबिलिटी है। दो फोर्स हो गए। तीसरा फोर्स है इस फर्स्ट ऑर्बिट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके, और सेकंड जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की पॉसिबिलिटी है। इसी प्रकार से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट और एटम का जो न्यूक्लियस है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रकार से अगर दो एटम अगर बहुत क्लोजली अपन प्लेस करते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो केवल ये 4 टाइप की पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, यही फंडामेंटल कंसेप्ट है कि ये केवल 4 फोर्सेस लग सकते हैं। अब इन चारों फोर्सेस में जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उस प्रकार से इन दोनों एटम के बीच की करैक्टरिस्टिक जो है वो एक्सपोज करेगा। अगर मान लो सपोज करो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ये न्यूक्लियस इसके दोनों के बीच में और ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, अगर रिपल्सन फोर्स की बजाय अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, अगर तो पावरफुल की वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में मान लो कि ज़्यादा पावरफुल है और ये भी ज़्यादा पावरफुल है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों जो एटम है वो ज़्यादा बाउंड होंगे। ओके, ये जो है वो क्लोज होंगे। ओके, तो ये क्लोज होंगे, ये दोनों स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड रहेंगे। तो ये फॉर्मेशन क्या बन गई है, इन दोनों एटम से क्या बन गया है, ये एक सॉलिड फॉर्म बन गया है। तो कोई भी मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे पत्थर है, वायर है, जो भी है, स्टोन वगैरह जो भी हैं, लोहा है, जो भी आप अगर सॉलिड फॉर्म में देख रहे हैं, तो एटम के बीच में जो फोर्सेज हैं वो अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर दैन रिपल्सन फोर्स। इसलिए इन अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। गॉट इट माय। इसी प्रकार से मैं n नंबर के एटम्स ले रहा हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो पर सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो इतने एटम की 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप कल्पना करके देखिए। ओके, तो इतने एटम में सबको क्लोज ले रहा हूँ, ऐसे इतने सारे एटम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और इन सभी में जो कि मैं अभी 2 एटम को कंसीडर करके आपको मैंने फोर्सेस समझाया है कि इनमें कौन कौन से फोर्सेस की पॉसिबिलिटी है, ये इतने 10⁻23 एटम के बीच में ये सारे फोर्सेस अप्लाई होंगे। व्हाट इज माय पॉइंट। तो उस वजह से जो फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बिहेव करेगा, इसी को मैं इनके जो बिहेवियर को, इलेक्ट्रॉन को और जो एटम है उनके बिहेवियर को मैं इस ग्राफ प्लॉट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको समझिए। व्हाट इज माय पॉइंट। तो मैं वाई एक्स पे क्या ले रहा हूँ, एनर्जी ले रहा हूँ, जो कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम से मैंने इनको एक्सप्लेन किया, ये इनके एनर्जी लेवल्स हैं। और एक्स एक्स पे मैं क्या ले रहा हूँ, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब दो जो एटम है, ऐसे कई सारे एटम है, 10⁻23 एटम है, तो उन सभी एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जिसे कह रहे हैं, उन सभी को मैं धीरे धीरे क्या ले रहा हूँ, एक दूसरे के क्लोज लाने की प्रयास कर रहा हूँ। पहले एटम इतने दूर थे, सेकेंड टाइम में मैंने क्या किया है, उनको और क्लोज लिया, थर्ड टाइम में क्या किया है, उनको और बहुत पास में लेके आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से उनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को मैं धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा हूँ। ओके, तो डिक्रीज करने पर वो किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं वो आप इस पूरे प्लॉट डायग्राम से समझिए, और यही इसकी बैंड थ्योरी है। व्हाट इज माय पॉइंट। तो मैं इसी कंसेप्ट को इस ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बी केयरफुली इसको समझने का प्रयास करिए। अब देखिए, जो डी डिस्टेंस है वर्टिकल, जिसे मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, ये पोजीशन में ले रहा हूँ डी। ओके, मतलब इस डिस्टेंस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एटम बहुत दूर है, सारे के सारे जो एटम है उनके बीच में डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में या न्यूक्लियस के बीच में कोई फोर्सेज नहीं लग रहे।
मतलब दे बिहेव लाइक ए आइसोलेटेड एटम। गॉट इट माय पॉइंट। जब अगर इतनी डिस्टेंस है सभी एटम के बीच में, तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है ये शो कर रही है कि ये सभी एनर्जी लेवल जो हैं वो आइसोलेटेड हैं। ओके, ये कोई मर्ज नहीं हो रहे हैं, कोई स्प्लिट नहीं कर रहा है। मतलब अगर स्प्लिट नहीं कर रहा है, इट मीन्स है उन एटम के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई अप्लाई नहीं कर रहा है। गॉट इट माय पॉइंट। तो फर्स्ट डिस्टेंस पे अगर मैं इतनी इंटरएटॉमिक डिस्टेंस लेता हूँ तो यहाँ पर कोई फोर्सेज नहीं होंगे, एंड इवन कि द ऑल एनर्जी लेवल विल नॉट बी स्प्लिट। ओके, एस सबसेल जो है, पी सबसेल हैं, ये सभी इंडिविजुअली फुलफिल हैं, कोई इसमें इंट्रैक्शन फोर्सेज नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं सिलिकॉन एटम ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर। तो सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो 3rd नंबर का है। 3rd नंबर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक सबसेल है और एक पी सबसेल है। पी सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन एटम में, और एस सबसेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एस सबसेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, और पी जो सबसेल है जिसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी बजाय सिलिकॉन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। ओके, तो इसका जो है सबसेल, इसमें 6 चाहिए बल्कि इसमें तो 2 ही है, तो कितनी वैकेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सिलिकॉन एटम का, वो एक्चुअल में सभी बाहरी जो कक्षा में ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये अनफिल्ड ऑर्बिट है। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली बाउंड है, बहुत वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है इस एटम के न्यूक्लियस के साथ और इस इलेक्ट्रॉन के साथ। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये सिलिकॉन एटम का एक कंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार के मैं जो सिलिकॉन एटम है वो n नंबर की फॉर्म में एटम ले रहा हूँ, तब जाके इनके बीच की जो डिस्टेंस अगर मैं डिक्रीज करता हूँ धीरे धीरे, तो किस प्रकार से ये बिहेव करते हैं सारे एनर्जी लेवल, वो मैंने इस ग्राफ से प्लॉट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गॉट इट माय पॉइंट। तो देखिए सेकेंड जो डिस्टेंस है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ सी का मतलब है कि जो 2 एटम जो पहले ज़्यादा डिस्टेंस पर क्लोज थे, अब मैं उनको और क्लोज ला रहा हूँ, पास में ला रहा हूँ। इनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मैंने क्या किया है, डिक्रीज कर दिया। जैसे ही डिक्रीज कर रहा हूँ, मतलब सी पोजीशन पर लाता हूँ इनको, तो क्या होगा ये कि इनके बीच में ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो कि एस और पी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है 4, ये दूसरे एटम के जो न्यूक्लियस है इनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इनका स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मतलब ये यहाँ पर इस डिस्टेंस पर इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। गॉट इट माय पॉइंट। तो यहाँ पर ये दोनों आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राफ प्लॉट शो करता है कि इनमें फोर्सेज जो है वो अप्लाई होना शुरू कर रहे हैं। कितने डिस्टेंस पर, जब मैं r=c डिस्टेंस पर प्लेस करता हूँ इन एटम का। ओके, बट अगर आप इन इनर मोस्ट ऑर्बिट में, कौन कौन से इनर मोस्ट है, ये सारे इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इनमें कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, इनमें कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 लाइनों में जो है ये स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब है एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रही है। लेकिन यहाँ तो सिंगल लाइन है, इनमें तो कोई स्प्लिट नहीं हो रहा। इट मीन्स है कि जैसा कि मैंने आइसोलेटेड एटम के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इनर मोस्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ क्या है, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स में है, इसलिए ये स्प्लिट कभी नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल। गॉट इट माय पॉइंट। तो केवल हमें फंक्शन किसको समझना है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसी फंक्शन को समझना है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर सारे फोर्सेज जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट होते हैं। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनको और क्लोज ला रहा हूँ। मतलब एक एटम पहले ज़्यादा डिस्टेंस पे था, अब मैं इतने डिस्टेंस पर ला रहा हूँ। मतलब इन दोनों के बीच में इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है वो मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। ओके, तो इतने कम डिस्टेंस पर इनको अप्लाई कर रहा हूँ, और इसको अप्लाई करने के बाद में अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस प्रकार से बिहेव करेंगे। यहाँ पर देखिए r=b डिस्टेंस पर, r=b डिस्टेंस पर ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस ऑर्बिट से एस्केप हो चुका है। ओके, जब मैं r=b डिस्टेंस पे ला रहा हूँ, अगर इनको बहुत ज़्यादा क्लोज ला रहे हैं तो क्या हो रहा है इनमें कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑर्बिट के साथ
दूसरे ऑर्बिट जैसे ये है, तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट के इस फर्स्ट नंबर के एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स से, अब इसको अट्रैक्शन की फोर्स के थ्रू क्या मिल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिल रही है, तो इस फोर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा और ये इस मटेरियल में बाहर फ्रीली मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इस एटम के साथ होगा। ऐसे कोई n नंबर के एटम हैं तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल चुके हैं ये, और ये सभी बाहर निकल के और यहाँ पर देखिए सब गैदर हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं r इक्वल टू बी डिस्टेंस पर एटम को क्लोज करता हूँ तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्लेस्ड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल बी गैदर्ड। ओके, तो सभी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे उस मटेरियल में, एक्यूमुलेट हो जाएंगे सभी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन गैदर हो जाएंगे, एस्केप कर देंगे ऑर्बिट से और उस मटेरियल में गैदरिंग हो जाएगी। गॉट इट माई पॉइंट। अब इस कहाँ पर, r इक्वल टू बी डिस्टेंस पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों एटम को और क्लोज ला रहा हूँ, इन दोनों के बीच की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो मैंने और डिक्रीज कर दी है, मीन्स r इक्वल टू ए पोजिशन पर। गॉट इट माई पॉइंट। तो यहाँ पर r इक्वल टू ए पोजिशन पर जैसे ही हम इनको एटम को और क्लोज प्लेस करते हैं देन व्हाट विल बी हैपन, ये कंसेप्ट क्लियरली समझिए, यहीं पर पूरी बैंड थ्योरी है। ओके, तो अगेन मैं एस और पी सबसेल के कंसेप्ट से इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो क्या होता है कि एस सबसेल, अब मैं इनको कंप्लीटली जो है वो एक साथ ऑर्बिट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एस सबसेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है दो इलेक्ट्रॉन से जो अपोजिट स्पिन में प्लेस होंगे अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये पी सबसेल है जिसमें कि भी दो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन एटम में पी सबसेल में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस ऑर्बिट में से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस सबसेल से यहाँ पर जंप करेगा। तो जो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब ये क्या होगा, ये दोनों जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो एक ही सबसेल में आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर प्लेस करेंगे। ओके, तो ये दो सबसेल कंप्लीटली फिल्ड हो गए हैं अब यहाँ पर, एक एस सबसेल और एक पी सबसेल का। ओके, और ये दो इसके क्या है, पी सबसेल में बिल्कुल खाली है। ये मैं केवल एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूँ, ऐसे एन नंबर के एटम में ले रहा हूँ, तो एन नंबर के सभी एटम में ये जो पी सबसेल में क्या है, तीन है, तो जिनको अपन क्या कहते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इनमें से पी एक्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया और जो खाली हैं वो क्या है, वो पी वाई और पी जेड जो सबसेल हैं वो अब अनफिल्ड है। ओके, तो ऐसे एन नंबर के एटम्स हैं जो कि पी वाई और पी जेड सबसेल अनफिल्ड है। ओके, और ये जो पी एक्स और एस सबसेल ये कंप्लीटली फिल्ड हो गए हैं। ये गॉट इट माय पॉइंट। तो इस प्रकार से एन नंबर के जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनका एस और पी एक्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, these electrons will be attracted to the nucleus। ओके, न्यूक्लियस कहाँ पर है, यहाँ पर ओरिजिन पर, यहाँ पर न्यूक्लियस है। ओके, इस ग्राफ का जो ओरिजिन है यहाँ पर न्यूक्लियस। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली फिल्ड हैं, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस। तो ये शिफ्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ, सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ। और किससे ये शिफ्ट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, जो अनफिल्ड सबसेल है। और अनफिल्ड सबसेल कौन कौन से हैं, पी वाई और पी जेड। तो पी वाई और पी जेड जो अनफिल्ड सबसेल हैं उनसे सेपरेट हो जाएंगे जो फिल्ड सबसेल है। फिल्ड सबसेल कौन सा है, एस और पी एक्स जो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। What is my point? So these all electrons which are filled will be separated from these unfilled subcells which are the py and pz। तो ये जो है अनफिल्ड और फिल्ड इन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। गॉट इट माय पॉइंट। जैसे ही ये सबसेल हैं ये न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एस और पी एक्स सबसेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, नेगेटिव। ओके, एंड न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। ओके, इसलिए ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ। ओके, एंड नाउ they are create a gap between the filled energy levels and unfilled energy levels। filled energy levels और unfilled energy level के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा।
What is my point? These filled energy levels is called the valence band, and these unfilled energy levels is called the conduction band. And a gap create between these filled energy level and unfilled energy level. That gap is called the forbidden energy gap. That is the concept about the band theory. ओके, तो ये इसका फंडामेंटल कंसेप्ट है कि किस प्रकार से सॉलिड्स में बैंड बनते हैं। यहाँ पर ये जो लास्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही लास्ट पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, किस प्रकार से बैंड बनते हैं। सिंपल कंसेप्ट है कि जितने एनर्जी लेवल्स जो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं जो कि एनर्जी लेवल अनफिल्ड है बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उन एनर्जी लेवल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो सपोज करो कि ये एनर्जी लेवल जो हैं वो पी वाई और पी जेड है, और ये जो एनर्जी लेवल हैं ये हैं एस और पी एक्स। ओके, तो ये इनमें क्या है, इनमें तो इलेक्ट्रॉन है और इनमें एस सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये फील्ड एनर्जी लेवल हो गए। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये सारी की सारी क्या है, अनफील्ड एनर्जी लेवल। ओके, और इन दोनों के बीच में ये गैप क्रिएट हो जाता है, और इसी गैप को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और जिन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, दैट एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड विच आर filled by the electrons, and those energy levels which are not filled by the electrons, it means they are unfilled by the electrons, that energy level is called the conduction band. Okay, and a gap create between these band, conduction band and valence band, that gap is called the forbidden energy gap. Okay, and according this theory, okay, if you applied that band theory, we can divide the all materials mostly in three types. ओके, इसी थ्योरी के बेसिस पे हम मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, जो कि मैं इस बैंड थ्योरी के कंसेप्ट से एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज माय पॉइंट? सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द बैंड विच आर क्रिएट इन द सॉलिड्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।